सोचिए, भारत का सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च और उसने पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी में तहलका मचा दिया है। आज हम इसी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो इसे समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये बाजार कितना बड़ा हो चुका है। फिर नजर डालेंगे उस एक खास लॉन्च पर। उसके बाद इसके पीछे की कमाल की टेक्नोलॉजी को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन सब का भविष्य के लिए मतलब क्या है। देखिए, हम ना स्पेस के एक बिल्कुल नए दौर में आ चुके हैं। ये दौर है कमर्शलाइजेशन का, जहां जबरदस्त डिमांड है, प्राइवेट पैसा लग रहा है। और सच कहें तो ये एक नई स्पेस रेस है, जहां दांव पर अरबों खरबों डॉलर लगे हैं। अच्छा, ये बाजार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना है तो बस इस एक नंबर को देखिए। अनुमान है कि 2034 तक कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च का मार्केट 31.9 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। और ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है जो दूर भविष्य में आएगा। ये इंडस्ट्री हर साल, जी हाँ, हर साल 14.6% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनता जा रहा है। तो हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्यादा रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। असल में हम अब पहले से कहीं ज्यादा भारी पेलोड, मतलब सामान भेज रहे हैं। 2024 में ही ऑर्बिट में भेजे गए वजन में 40% का उछाल आया। लॉन्च की संख्या भी बढ़ी है। और सबसे दिलचस्प बात, प्राइवेट कंपनियां। एक दशक पहले भारत में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था, आज 300 से ज्यादा हैं। और ये सब हो कहाँ रहा है? ज्यादातर लो अर्थ ऑर्बिट में, जो सैटेलाइट इंटरनेट का नया हब बन गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें एक साथ कैसे जुड़ती हैं। अब हम अपना ध्यान उस एक मिशन पर लाएंगे जो इन सभी ट्रेंड्स का एक जीता जागता उदाहरण है, LVM-3 ठेशा M6 मिशन। तो मिलिए भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट से, LVM-3। इसे प्यार से बाहुबली भी कहा जाता है और इसकी वजह है इसका भारी वजन उठाने की जबरदस्त क्षमता। सोचिए, 43.5 मीटर ऊंचा, 640 टन वजनी ये रॉकेट 10,000 किलो का पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में और 4,200 किलो GTO तक आराम से पहुंचा सकता है। और इस मिशन की जो प्रिसिजन थी, वो देखने लायक थी। सिर्फ 15 मिनट की उड़ान, और इस दौरान हर एक स्टेप बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। S-200 सॉलिड बूस्टर्स का जलना, फिर ठीक 130 सेकंड बाद उनका अलग होना, कोर स्टेज का सेपरेशन और फिर आखिर में सैटेलाइट का अपनी ऑर्बिट में कामयाबी से तैनात होना, सब कुछ परफेक्ट। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई घरेलू मिशन नहीं था। ये अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए एक बहुत ही हाई स्टेक कमर्शियल लॉन्च था। और जो पेलोड था 6,100 किलो का, वो भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी कमर्शियल पेलोड था। मतलब एक नया रिकॉर्ड बन गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लॉन्च इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? इसे समझने के लिए हमें रॉकेट के तीसरे स्टेज की कहानी जाननी होगी। ये कहानी है दशकों के संघर्ष की, प्रतिबंधों की और फिर आत्मनिर्भरता की। इससे एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, आखिर ये क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो LVM-3 जैसे हेवी लिफ्ट रॉकेट्स को मुमकिन बनाती है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही एडवांस्ड रॉकेट इंजन है। इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, उसे बहुत ही ज्यादा ठंडे, मतलब क्रायोजेनिक तापमान पर रखा जाता है। इससे जबरदस्त ताकत और एफिशिएंसी मिलती है, लेकिन इसे बनाना बेहद बेहद मुश्किल है। सोचिए, इसके पुर्जों को एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर में काम करना होता है और उनकी बनावट में 10 माइक्रोन से भी कम की गलती की गुंजाइश नहीं होती। और भारत के लिए इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। 90 के दशक की शुरुआत में भारत ने ये टेक्नोलॉजी रूस से लेने के लिए डील की, लेकिन 1992 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रुक गया। तब भारत के पास एक ही रास्ता था, इसे खुद बनाना। 1994 में इसरो ने क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट शुरू किया और दशकों की मेहनत के बाद 2017 में भारत ने अपने बनाए क्रायोजेनिक इंजन के साथ पहला सफल ऑर्बिटल लॉन्च कर दिखाया। ये बात इस पूरी उपलब्धि का सार बता देती है। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की जीत नहीं है, ये दशकों के प्रतिबंधों के बाद हासिल की गई तकनीकी आत्मनिर्भरता है। ये एक तरह से रणनीतिक स्वतंत्रता का ऐलान है। तो चलिए अब वापस बड़े कैनवस पर आते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करने के बाद दुनिया के कम्पेटिटिव स्पेस मार्केट में भारत आज कहाँ खड़ा है।
LVM-3 के कामयाब होने के बाद भारत अब एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। आज ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% है, लेकिन अब इसरो का लक्ष्य है इसे 5 गुना बढ़ाकर 8 से 10% तक ले जाना। ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। और ये सिर्फ एक हवाई सपना नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत आज तक 32 अलग-अलग देशों के 433 विदेशी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। ये दिखाता है कि दुनिया के ग्राहकों को भारत की विश्वसनीयता पर कितना भरोसा है। और हाल ही में जियोपॉलिटिक्स ने भारत के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया। OneWeb, जो अपना सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बना रही थी, पहले रूस के साथ लॉन्च कर रही थी, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रुक गया। ऐसे में कौन आगे आया? भारत ने न सिर्फ OneWeb के 72 सैटेलाइट्स को कामयाबी से लॉन्च किया, बल्कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किए। ये दिखाता है कि भारत अब एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। तो बात साफ है, ये जो कमर्शियल कामयाबी मिल रही है, वो भविष्य के और भी बड़े सपनों को ताकत दे रही है। एक तरफ इसरो की कमर्शियल ब्रांच NSIL का रेवेन्यू 2 गुना होकर 3,509 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दूसरी तरफ यही भरोसेमंद LVM-3 रॉकेट अब भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यानी गगनयान को भी पावर करेगा। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाना सस्ता हो रहा है, वहां भीड़ बढ़ रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस नई राह के, इस नए दौर के नियम कौन बनाएगा?